बीएसटीवी पर लगातार महाकवरेज जारी है और इसी बीच बड़ी खबर से हम शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान को पीएम मोदी ने शाबाशी दी है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को शाबाशी दी है, उन्हें बधाई दी है। तो सीएम को जीत की बधाई दी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को फोन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और जीत की बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया और जीत की बधाई दी है। जिस तरीके से आंकड़े सामने आए, रुझान सामने आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 60,000 मतों से आगे चल रहे हैं। इस बम्पर रुझान के लिए, इस जीत के लिए अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फोन किया और फोन कर उन्हें बधाई दी है। और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर शरद श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं और उन्हीं के साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवर टू यू शरद जी। बहुत शुक्रिया प्रीता। और ये जो चर्चा है उसका सिलसिला लगातार बीएसटीवी पर जारी है। जो रुझान थे वो अब रिजल्ट्स में तब्दील होते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में बिल्कुल स्थिति लगभग अब साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि बीजेपी है जो प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। तो बीजेपी में जश्न का माहौल भी है और जैसा कि आपने बताया भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फ़ोन करके शाबाशी दी है, एक तरीके की बधाई दी है। हालांकि फाइनल रिजल्ट्स के लिए अभी थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा, लेकिन आखिरकार ये जो नतीजे हैं 2023 विधानसभा के, वो क्या कह रहे हैं? कौन से समीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे बीजेपी के लिए? कांग्रेस को आखिरकार कहां मंथन की जरूरत है? इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए एक खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शरमन नगेली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी थोड़ी देर बाद हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं शरमन नगेली जी के पास जाना चाहूँगा। शरमन जी, ये प्रचंड जीत जो रुझान है, अगर यही रिजल्ट्स में तब्दील होते हैं तो क्या आपको लगता है कि कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर रहा जो बीजेपी के पक्ष में रहा? देखिए शरद जी, ये मैंने लगभग सभी चैनलों पर एक बार नहीं अनेकों बार कहा है कि लाडली बहना योजना के मतदाता जो लाभान्वित वर्ग है वो 1,18,000 से अधिक था। जो मेरा आंकड़ा था वो 1,32,000 के लगभग है। उस लाडली बहना योजनाओं के जो स्कीम से जो लाभान्वित वर्ग है, यदि उन्होंने पूरा एंटायर वोट मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स को किया है तो ये निश्चित रूप से लाडली बहना योजना की जीत है। मैं इसको एक तरफा कह रहा था शुरू से कि यहाँ पर सपा बसपा निर्दलीय किसी का कुछ नहीं होगा। यहाँ पर या तो जीतेगी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या जीतेगी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और मैंने ये भी कहा था कि यदि कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही चीज पर फोकस की हुई थी, एंटी इनकम्बेंसी पर। तो एंटी इनकम्बेंसी जो है ना उस पर भारी पड़ गई लाडली बहना योजना। जैसा कि मैंने कहा था कि लाडली बहना योजना एंटी इनकम्बेंसी के सामने बैरियर के रूप में खड़ी हो गई है। ये मैंने बैरियर शब्द लगभग सभी चैनलों पर कहा है, जो मैं आज भी कह रहा हूँ। इसके साथ साथ लाडली बहना तो है, लेकिन आप देखिए लाडली लक्ष्मी योजना भी चलाई, फिर आपने किसानों के लिए भी योजनाएं चलाई, आपने बिजली के बिल माफ़ करने की 9 अगस्त को छतरपुर में एक सभा में बोला था कि जो बढ़े हुए बिल आ रहे हैं वो हम माफ़ करेंगे। और मतलब आपने उनको पोस्टपोन कर दिया था, एग्जामिन के बाद माफ़ करेंगे, वो लगभग माफ़ी हो जाता है। तो वो एक चीज़ थी। इसके अलावा आपने जो काम किए हैं राज्य में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, तो ये सारी चीज़ों का मिला जुला असर रहा। और साथ में केंद्र की योजना है। देखिए दीपावली के 1-2 दिन पहले जो लाडली बहना योजना की जो राशि आना थी वो महिलाओं के खाते में गई और जो केंद्र की किसानों के लिए योजना है उसका पैसा मतलब जो यहाँ का जो किसान वर्ग है उसके खाते में गया है। तो जो केंद्र की योजना है, माननीय मोदी जी की योजना है, उनका असर हुआ। मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है माननीय शिवराज सिंह चौहान, मैंने हर चैनल पे कहा, फिर से कह रहा हूँ कि उनका मध्य प्रदेश में खुद का अपना वोट बैंक है जो कम से कम 7 से 10% के बीच में है।
उस वोट बैंक ने भी शिवराज सिंह जी चौहान के कारण जो है ना, चूंकि उन्होंने सभाएं, देखिए एक दिन में मतलब 10 सभाएं करना, 10 रोड शो करना और 10 विधानसभा क्षेत्र को कवर करना, और राज्य में उन्होंने 165 से अधिक सभाएं की। इसके अलावा एक और जो बहुत ही, जिस पे कि मैंने बहुत बारीक और बहुत अध्ययन किया है, कि उनके मन में एक ललक थी, उनके मन में कसक थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचूं। तो एक बार तो वो एक डाइस से जो है ना, मंच के उससे जो है ना कूदने की स्थिति में आए, उनको सुरक्षा कर्मियों ने उनको सपोर्ट किया। दूसरी जगह वो एक बैरिकेड लगे हुए, तो वहां फांद कर वो जाने की कोशिश की कि मैं लोगों से मिल लूं। इसके साथ साथ मैं एक चीज और हमेशा से कहता आया हूं, वो पुनः कह रहा हूं, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस या बीजेपी में किसी भी दल में ऐसा राजनेता नहीं है जो राजनेता शिवराज सिंह चौहान है। जनमानस के नेता हैं, वो जन लीडर हैं, मास लीडर हैं। वो डेली 2 से 3 हजार लोगों से हाथ मिलाते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के सुख दुख को समझते, उनके अनुकूल योजनाएं बनाते। ये मैं सदैव कहता रहा हूं। ठीक है, तो आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा फैक्टर रहे, वो और उनके साथ साथ उनकी जो योजना थी लाडली बहना योजना, वो एक तरीके से गेम चेंजर साबित हुई। दुर्गेश जी, आपके लिए तो बहुत खुश होने का दिन है आज। किस तरीके की जश्न की तैयारी हो गई है अभी? देखिए, निश्चित ही जब भी हम जीत की ओर अग्रसर होते हैं तो जीत हमें दायित्व का बोध कराती है, और प्रदेश कैसे गतिमान हो, कैसे जैसे माननीय मोदी जी की मंशा थी कि टॉप 3 प्रदेशों में आए, तो निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व उसको टॉप 3 के नेतृत्व उसमें लेके आने का काम करेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की करोड़ों करोड़ों जनता का धन्यवाद करता हूं, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं, हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा कर इसके जो लैंडस्लाइड विक्ट्री में कई समय से आपके चैनल पे कल भी जब हम बैठे थे तब भी मैंने ये कहा था, जो ये एग्जिट पोल हैं वो एग्जैक्ट पोल में दिखेंगे और हम एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर अग्रसर रहेंगे, और वो लैंडस्लाइड विक्ट्री दिख रही है। जितने भी राजनीतिक पंडित थे, जितने भी जो लोग बयानबाजी कर रहे थे, और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस का जो थका हुआ नेतृत्व बुझा हुआ, और मुझे लगता है कि जिस तरह से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जो जान नहीं डाल पाए, और उनके कार्यकर्ता बार बार एक कदम आगे बढ़ के, कभी नकुलनाथ जी 7 दिसंबर की बात कर रहे थे, आज उनके मुंह पे भी निश्चित रूप से जनता ने उनको मैंडेट देने का काम किया है कि कोई भी आप इस तरह की बातें न करें, जो एक कदम आगे बढ़कर, कल कुछ अति उत्साही लालों ने पोस्टर लगाने का काम किया। न तो कमलनाथ जी 15 अगस्त को आए, न कमलनाथ जी 26 जनवरी को आए, न कमलनाथ जी ईद पर आए, न ही कमलनाथ जी 23 के चुनाव में आए। तो मुझे लगता है कि अति उत्साही का जो लालों का जो ये था, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को, उनके इर्द गिर्द जो परसेप्शन का वर्ल्ड बना के खड़ा कर दिया गया, उससे वो बाहर नहीं निकल पाए। यही कारण है कि आज वो घर बैठ गए। रही बात हमारे माननीय मोदी जी, जो एमपी के मन में मोदी जी के मन में एमपी, जो हमारा कैंपेन था, निश्चित रूप से जनता ने उसको आशीर्वाद दिया है। हमारे सामूहिक नेतृत्व ने हर जगह पे, हमारे जो बड़े नेता हैं उन्होंने हर संभाग में अपना बखूबी निभाया, और यही कारण है। और जनता और हमारी जो 64,523 हमारे जो बूथ हैं, उस पे जो हमारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन के मुखिया माननीय वीडी शर्मा जी ने जो 51% वोट शेयर की बात की थी, हम उस ओर अग्रसर हुए। हमने त्रिदेव बनाने का काम किया, पन्ना प्रमुख बनाने का काम किया, और अनेक हमने बूथों को जैसे मजबूत करने का काम किया। वह इस जीत की ओर, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री ले रहे हैं, उसको उसकी ओर इंगित कर रहा है। ठीक है, और कुछ अपडेट भी आ रहे हैं लगातार। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन किया है। जो लाडली बहना है वो वहां सीएम हाउस में, जहां पर थोड़ी देर पहले हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि जश्न की तस्वीरें थी, वहां पर लाडली बहनें पहुंची थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको संबोधित किया। और संबोधित करते हुए एक तरीके से जो बातें उन्होंने की हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आने वाले रिजल्ट्स के बाद के राजनीतिक समीकरणों को भी काफ़ी साफ कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि जो भाई है उसको आशीर्वाद दिया है लाडली बहनों ने, कांटे की टक्कर नहीं है, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए हैं। हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये बात कह रहे थे। एक और महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने अपने संबोधन में कही है, संभव है कि थोड़ी देर बाद हम वो लाइव फीड भी दिखाएंगे और वो संबोधन भी अपने दर्शकों को सुनवाएंगे, लेकिन अब का जो रियल अपडेट है उसमें उन्होंने कहा है कि 1250 जो रुपए अभी दिए जा रहे थे उसको 1500 करेंगे और फिर लाडली बहनों को 3000 रुपए तक देंगे। ये लगातार जब कैंपेनिंग हो रही थी बीजेपी की चुनाव के दौरान में, तो ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से लगातार कही जा रही थी कि इस राशि को बढ़ाकर 3000 किया जाएगा। तो संभव है कि ये एक गेम चेंजर साबित हुई है। हमारे रेजिडेंट एडिटर छत्तीसगढ़ में
अवधेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं अवधेश के पास चलूंगा और जानना चाहूंगा अवधेश, वहां के क्या अपडेट्स इस वक्त आपके पास आ गए हैं? बेहद शुक्रिया शरद जी। कुल मिला के ये है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में आज का दिन जो बेहद महत्वपूर्ण था, माना गया कि सत्ता में दोबारा पहुंचने के लिए कांग्रेस ने जो रणनीतियां बिछाई वो रणनीति कितनी कारगर हुई, इस बात का इंतजार था। और अब तक के तकरीबन 2:17 का समय हो चुका है। अब तक की जो स्थितियां है, कांग्रेस अपनी रणनीतियों में पीछे रह गई, बड़ी चूक हो गई कांग्रेस से। क्या रणनीतिगत चूक हुई है, क्या निर्णयगत चूक हुए, इन तमाम चीजों की समीक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी मौजूदा 13 विधायकों की संख्या से बढ़ के अभी जो वर्तमान में आंकड़े हैं अगर 55 के आसपास पहुंचती है तो वास्तविक में बीजेपी के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा। अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि बीजेपी जिस तरह से प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है उसी की एक तस्वीर देख लीजिए कि ओम माथुर बीजेपी के प्रभारी है, मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, चुनाव के छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, और सह प्रभारी नितिन नवीन तीनों विशेष विमान से दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। तकरीबन 3:05 का वक्त तय है जब तीनों के तीनों बड़े नेता एक साथ रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पे कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंच चुका है उनके स्वागत करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी जिस रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही थी उसमें फिलहाल की स्थिति तक सफल होती दिखाई पड़ रही है। इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस से वंदना राजपूत है। वंदना जी आपका स्वागत है। बीजेपी से के.एस. चौहान जी, के.एस. जी आपका भी स्वागत है। वंदना जी, आप बड़ी वरिष्ठ नेत्री हैं, पार्टी की प्रवक्ता है, पार्टी के रीति नीति पे लगातार आप चर्चाएं करती हैं, अपनी बातों को रखती हैं पार्टी की ओर से। कहाँ चूक हो गई, क्या लगता है कि मौजूदा जो स्थिति है वो कितना परिवर्तित हो पाएगा, क्योंकि बार बार 2013 के समय का भी जिक्र किया जा रहा है? देखिए, मेरे को लगता है कि अभी असली पिक्चर आना बाकी है, क्योंकि अभी सिर्फ रुझान है। रुझान में हम देखते हैं कि बहुत कम वोटों के अंतर में ये रुझान बता रहे हैं। और मेरे को पूरा यकीन है कि कांग्रेस यहाँ पर बहुमत लाएगी और बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार जरूर बनाएगी, क्योंकि पिछले 5 साल में हम जमीन में उतर करके किसानों के लिए, सभी वर्ग को लेकर के काम किया अवधेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से यहाँ पे षड्यंत्र रचने का काम किया, चाहे महतारी वंदन योजना जहाँ पर महिलाओं को छलने के लिए यहाँ पर फॉर्म भराया गया, कहीं न कहीं महिलाएं उनकी बातों पर आ गई, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन आप इंतजार करिए शाम तक का, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। पिछले 5 साल में हम किसानों की कर्ज के ऋण की माफ की बात करें या महिलाओं का स्वयं सहायता समूह की बात करें, बच्चों को अंग्रेजी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी में पढ़ाने की बात करें, तो विभिन्न हमने काम किए हैं। और वंदना जी देखिए, आप जिस परिणाम के परिवर्तन का जिक्र कर रहे हैं उसे मैं एक बार आगे अपडेट कर देता हूं। डॉक्टर रमन सिंह 35,000 वोटों से जो है निर्णायक बढ़त मतलब लगभग जीत की ओर बढ़ चुके हैं। रमन सिंह को राजनांदगांव में घेरने की पूरी रणनीति बनाई गई, तय की गई। 35,750 वोटों से जो है रमन सिंह ने जीत दर्ज की है, बड़ी जीत, बड़े मार्जिन से। कहा यह गया कि कांग्रेस जो है अपनी रणनीति के बाद रमन सिंह के मार्जिन को कम करेगी। 2018 में वो लगभग 17,000 वोटों से जीते थे, इस बार लगभग दोगुने वोट से भी ज्यादा वोट से जीत गए। के चौहान जी, इस पर जरा एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर आगे में बढ़ता हूं मैं। देखिए अवधेश जी, ये एक्चुअली जनता की जीत है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं। जनता क्योंकि ये साबित कर चुकी है अपना निर्णय देके कि जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, और जनता ये जानती है कि अगर हमारे सामने घोषणा पत्र रखा गया है या हमारे सामने वादे किए गए हैं तो उन वादों को पूरा कौन करेगा। जनता ये समझ चुकी है कि भ्रष्टाचार के हमने 5 साल कैसे निकाले हैं। जनता ये समझ चुकी है कि वादा खिलाफी हमारे साथ कैसे हुई है। जनता ये भी समझ चुकी है कि जो विफलताएं जो कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल में करनी चाहिए थी, वो विफलताएं, वो विफल रहे उन सभी चीजों में, आज अपराध में और बाकी सब चीजों में। और ये सभी चीजें मेरे को बहुत खुशी है। हमारी दल की जीत से ज्यादा ये खुशी है कि जनता जागरूक हो रही है। भले कोई भी दल जीते, लेकिन जनता को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जनता ने अपना असली हित, अपना हित कहां पर है और कौन हमारी सरकार चला सकता है, उस जवाबदारी से, उस हक से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला। जो चौहान जी मैं आपको रोकूंगा, एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि दुर्ग संभाग का पाटन वो सीट जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद प्रत्याशी हैं, वो 10 राउंड के बाद 7,471 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार उनका जो
आगे बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी। हमने देखा कि शुरुआती दौर में जरूर वे लगभग 100-200 वोट से पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं मौजूदा स्थिति में। बिल्कुल चौहान जी। अवधेश जी आप लगभग ये जो 54 और 35 की जो 34-35 की जो आंकड़े देख रहे हैं, हम लगभग पिछले 2 घंटे से यही आंकड़े देख रहे हैं। और आपको बता दूं कि 5000 से नीचे का जो हम लोग का जो प्रत्याशी जो मार्जिन जो है वो 5000 से नीचे लगभग 5 लोग हैं 54 में से, और बाकी सभी लोग 10 से 15,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ये सिर्फ वोट की जो आगे बढ़ने का सिलसिला है, सिर्फ एक या दो राउंड, एक राउंड आप आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा राउंड हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर राउंड में कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग है, ये ट्रेंडिंग है। जवाब ले वंदना जी, जवाब देना पड़ेगा क्योंकि लगातार बीजेपी जो है मार्जिन लेके चल रही है। ये बिल्कुल बात सही कि हमने भी एनालिसिस किया था कि लगभग 10 सीटें ऐसी थी बीजेपी जहां बढ़त पे थी, वहां पे 1000 से लेके 2000 तक का अंतर था, लेकिन घट के अब वो 7 सीटों पे आ चुकी है। मतलब जो कांग्रेस के प्रत्याशी पिछड़ रहे हैं वो 10,000, 15,000, 20,000 वोटों से पिछड़ रहे हैं। अवधेश जी, आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में रायपुर में क्रिकेट मैच हुआ था। क्रिकेट मैच में सबको लग रहा था कि हम जब देख रहे थे तो पता नहीं अपना इंडिया का क्या होगा, लेकिन आप रिजल्ट को देखते हैं कि इंडिया जीत जाता है। वही यहां पर होने वाला है। आप यकीन मानिए हमारी कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने वाली है और आपको इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार करने के लिए ज्यादा समय वक्त नहीं है। चौहान जी आप भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर हूं, और देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। हमको यकीन इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर कांग्रेस की सरकार जनता के बीच में जाकर के लगातार काम किया, और 3 करोड़ जो जनता है। भावनात्मक वक्त बीत चुका है, अब भावनात्मक वक्त नहीं चलेगा। जनता ने निर्णय दे दिया, 55 सीटों की टैली के साथ बीजेपी आगे चल रही है, तो कैसे आप 33 से 46 सीट तक पहुंच जाएंगे? भावनात्मक बातें ठीक है, तमाम मुद्दों को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने स्वीकार किया, जनता ने उस पर फैसला दे दिया। अब तो आंकड़ों के समीकरण पे बात करना होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश भाई, आपने सही कहा, आंकड़ों के समीकरण के साथ बात करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जनता जनार्दन ने यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया है। जो 3 करोड़ जनता है छत्तीसगढ़ का, हमको विश्वास इसलिए है क्योंकि हमने काम किया अवधेश भाई। और रही बात जैसे कि मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो मोदी की गारंटी पर यहाँ पर लोगों को विश्वास नहीं है, क्योंकि यही मोदी जी जो 2014 में गारंटी दिए थे। देखिए, फिर आप घूम फिर के आप फिर वो सेंटीमेंट पे आ रहे हैं। ठीक है, आपका सेंटीमेंट बहुत अच्छा, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन आप रायपुर का जिक्र करते हैं कि रायपुर में ऐतिहासिक परिवर्तन, जिस रायपुर ग्रामीण सीट को कांग्रेस पहले दिन से जीता हुआ और बीजेपी पहले दिन से हारा हुआ मान रही थी, वहां पे 20,000 वोटों से बीजेपी लीड कर रही है। जिस उत्तर के समीकरण को समझने के लिए बड़े बड़े जो विद्वान थे, पंडित थे राजनीति के, वो दरकिनार हो गए, वहां पे बीजेपी 10,000 वोट से आगे चल रही है। अभनपुर में तो बीजेपी के प्रत्याशी 15,000 वोट से जीत गए, निर्णायक बढ़त है, जहां पे यह माना गया कि धनेन्द्र साहू के कद के बराबर बीजेपी ने प्रत्याशी भी नहीं खोजा, वहां पे बीजेपी जीत जाती है। अमितेश शुक्ल, जहां पे यह माना गया कि बीते चुनाव में 2018 में 50,000 वोट से जीते थे, वहां पे बीजेपी जोगी कांग्रेस से 1.5 साल पहले आए कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारती है, वो 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखेंगे, अगर प्रत्याशी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रत्याशी की जो छवि होती है या जनता के साथ उनका समर्थन होता है, कहीं ना कहीं ये असर तो डालता है। ये चीज को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ। रही बात, आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो आप अधिकतर देखेंगे कि अभी आऊंगा आपके पास आऊंगा। यहाँ एक बड़ी अपडेट है, भोपाल में ये खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम बड़े नेताओं के साथ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हैं। अब आगे की जो रणनीति है वो क्या कुछ हो, किस तरीके से हो, इस पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय। नरेंद्र सिंह तोमर भी उनके साथ हैं, क्योंकि कुछ देर पहले की जो तस्वीरें आई थी सीएम हाउस में, सभी बड़े नेता, प्रभात झा भी दिख रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। तो ये जो तमाम बड़े नेता हैं वो अब बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हुए हैं, और प्रदेश मुख्यालय में अब आगे की जो रणनीति है वो क्या हो, किस तरीके से हो, इस पर जो मंथन है वो उस पर चर्चा शुरू हो गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है, मेरे सहयोगी संयम बताएं। संयम, ओवर टू यू। जरूर शरद जी, और इस वक्त एक बड़ी खबर रीवा से, जहां रीवा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला जीत चुके हैं, और राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा को जहां 21,637 वोटों से हराया है।
ये बड़ी खबर है रीवा के अंदर, जहां सेंधमारी के लिए वोटर्स को लुभाने के लिए 3 महीने पहले मंत्री बनाया राजेंद्र शुक्ला को, और इस वक्त जीत भी हासिल कर ली है। उस क्षेत्र में बड़ा प्रभाव रखते हैं राजेंद्र शुक्ला। और आगे जबलपुर से भी, जहां पूर्व विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया जीत चुके हैं। लखन घनघोरिया जहां कांग्रेस के प्रत्याशी अब जीत चुके हैं। लगातार जबलपुर हो, रीवा हो, अभी तक जहां देखा जा रहा था कि कैसे अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे थे, लेकिन अब हार जीत के फैसले आना भी शुरू हो चुके हैं। और जबलपुर से पूर्व विधानसभा से जहां कांग्रेस के प्रत्याशी लखन घनघोरिया जीते हैं, तो रीवा से राजेंद्र शुक्ल ने जीत हासिल की है। विंध्य के अंदर भी, महाकौशल के अंदर भी अलग अलग नतीजे आना शुरू हो गए हैं। अभी तक रुझान आप देख रहे थे, लेकिन इस वक्त जबलपुर से एक बड़ी खबर है, कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनघोरिया ने जीत हासिल की है। वहीं रीवा के अंदर जहां राजेंद्र शर्मा को हराया है, राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया है। और देख रहे थे कि कैसे लगातार इंतजार किया जा रहा था राजेंद्र शुक्ला को लेकर, ब्राह्मण वोट बैंक साधने की बड़ी कोशिश थी। 3 महीने पहले मंत्री पद दिया गया और उसका असर भी दिखा है। राजेंद्र शुक्ला ने जहां जीत हासिल की है, और इसके साथ ही इस वक्त बीजेपी प्रदेश के अंदर आगे बढ़ती हुई, जीत के साथ रुझानों में तो आगे थी, लेकिन अब जल्दी ही नतीजे भी देखने को मिलेंगे। बीजेपी और कांग्रेस की अलग अलग सीटों पर क्या कुछ नतीजे निकल कर आ रहे हैं, वो भी लगातार हम आपको बताते रहेंगे। तो रीवा विधानसभा सीट से जहां भाजपा प्रत्याशी ने राजेंद्र शुक्ला ने जीत हासिल की है, इसके साथ ही अलग अलग विधानसभा सीटें, चाहे बुरहानपुर की बात करें तो वहां अर्चना चिटनिस जहां जीत के और आगे हैं, और इसके साथ ही अलग अलग सीटें जहां कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है, तो कुछ सीट ऐसी भी है जहां पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा। ठीक है संजय, तमाम बड़ी खबरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जो अब तक के अपडेट्स थे वो आपने बताए। मैं शर्मन नगेले जी के पास जाना चाहूंगा। शर्मन जी, क्या लगता है कि अब जो आगे की रणनीति है, तमाम जो दिग्गज नेता हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े नेता हैं, क्या लगता है कि इस जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा? और अब जो रणनीति है या जो मंथन है, स्वाभाविक सी बात है कि अब तो मुख्यमंत्री के चेहरे पे ही चर्चा शुरू होगी, तो क्या आपको लगता है कि उस रेस में कौन आगे है, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बार रेस में शामिल हैं? देखिए माननीय शरद जी, ये विषय यहाँ का नहीं है। मुख्यमंत्री का चयन कौन करेगा, किसको विधायक दल का नेता बनाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और हाईकमान तय करेगा, जैसा कि बीजेपी की परंपरा है। और बीजेपी की एक परंपरा और है कि जो दावेदार होते हैं वो दावेदार अपनी दावेदारी को जाहिर नहीं कर पाते हैं। वो दावेदारी, अभिलाषा, उनकी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा मन के अंदर रहती है, वो जाहिर करने का उनके यहाँ पे प्रावधान नहीं है। जिसने जाहिर की और वो संकट में आया, जैसा कि दूसरे दलों में कि दावेदारी ठोक देते कि मेरे साथ इतने विधायक हैं, मेरे साथ इतने विधायक हैं, मैंने इस बाड़े में कर लिए, मैं यहाँ ले गया हूँ, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो अब ये पहले तो पूरा निर्णय आएगा, फिर इसके बाद जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि वो पहले तो विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर आएगा इनका पार्टी का, वो ऑब्जर्वर यहाँ की रिपोर्ट्स लेने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड को और हाईकमान को कन्वे करेगा, पार्टी अध्यक्ष को, कि साहब ठीक है। ये तो आप एक प्रक्रिया बता रहे हैं। मेरा मानना ये, मैं जो जानना चाह रहा था उसके मुताबिक, जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते तो चलिए चुनाव हार गए, तो एक जो ट्राइबल फेस के बारे में कहा जा रहा था कि हो सकता है कोई ट्राइबल फेस, तो वो अब बाहर हैं रेस से, क्योंकि वो चुनाव उनके हाथ से फिसल गया। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर अभी भी फाइट में हैं, आगे चल रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, प्रहलाद पटेल, ये तमाम बड़े नेता, तो इनमें से मुख्यमंत्री तो कोई एक ही होगा। क्या आप ऐसा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार जो बनती हुई दिख रही है वो बनती है, तो आप क्या ऐसा मंत्रिमंडल देख रहे हैं कि इनमें से कोई एक सीएम, कोई एक ही होगा? इन चेहरों के, अगर हम इन 4 बड़े चेहरों में ही चर्चा कर लें, तो बाकी क्या ये मंत्रिमंडल में आपको लगता है कि मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, या वापस जहां थे दिल्ली या केंद्रीय नेतृत्व में वापस जाएंगे? अब देखिए, इतनी प्रचंड विजय हो गई है तो विद इन 14 डेज जो है ना, आपको किसी एक सदन की सदस्यता को त्याग करना होता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री यदि पार्टी हाईकमान ओबीसी को बनाती, जैसे कि ओबीसी लीडर की बीजेपी में कमी है, उमा जी के बाद पश्चात जो है ना, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रव्यापी यदि कोई लीडर है ओबीसी का, और जो लोधियों के नेता के रूप में जिनको तैयार किया है, वो है प्रहलाद पटेल जी। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी तो ऑलरेडी ओबीसी के लीडर हैं, उनकी राष्ट्रव्यापी छवि भी है। तो अब ये हाईकमान जो है ना, हालांकि अभी जो, जैसा कि आज आपके माध्यम से भी जानकारी आई है कि माननीय मोदी जी ने शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई और शुभकामनाएं दी। मेहनत तो उनकी अथक परिश्रम किया उन्होंने, उनका बहुत ज़्यादा मेहनत रही, उनकी योजनाएं रही, उनका कामकाज रहा, मतलब उन्होंने
यदि व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो उनकी दावेदारी स्वाभाविक रूप से बनती है। अब ये निर्णय पार्टी हाईकमान को लेना है कि ओबीसी रखना है या आपको अदर कैटेगरी से रखना है, आपको जो दूसरे लोग भी जीत कर आते हैं। फिर मैं अपनी वापस बात पर जाता हूं कि आपको विद इन 14 डेज आपको त्याग करना होगा किसी एक सदस्यता से, विधानसभा की या लोकसभा की। और चुनाव यदि आपने विधानसभा की सदस्यता से त्याग किया तो विद इन 6 मंथ चुनाव होना है, तो वो भी लोकसभा के साथ ही होंगे, इलेक्शन कमीशन उसके साथ ही कराएगा। और यदि आप लोकसभा से त्याग करते हैं तब भी 6 महीने में चुनाव होना, तब भी वो मई के चुनाव हो जाएंगे। तो ये एक वैधानिक थोड़ी सी चुनौती तो है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के सामने, लेकिन चूंकि प्रचंड बहुमत की तरफ जा रहे हैं तो 2, 4, 5 सीट में यदि त्याग भी करा देंगे वो विधानसभा की सदस्यता से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और लोकसभा में करा देंगे तो इलेक्शन हो ही जाएगा। वो तो लोकसभा में अगर होगा तो 6 मंथ का तो टाइमिंग रहता ही है। लेकिन फिर भी चलिए कि दो, अगर हम जिन 4 चेहरों में बात कर रहे थे उनमें से ऐसी कोई स्थिति अगर बनती भी है, लेकिन जैसा आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को बधाई भी दी है, तो कुछ संकेत आपसे लग रहा है। और ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें, ये BSTV पर एक्सक्लूसिव आप जो सीधी तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में। नरेंद्र सिंह तोमर को हम देख सकते हैं इस वक्त, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देख रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी इस वक्त जो तस्वीरें हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं। और जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़ों की जो आवाज़ है वो इस बात की ओर इशारा कर रही है, तस्दीक कर रही है कि जीत जो है वो बीजेपी ने सुनिश्चित मान ली है, और जो फैसला है, जो रुझान है वो उसी ओर परिणत होंगे जिसकी उम्मीद बीजेपी कर रही थी, बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे। हमारे साथ दुर्गेश जी भी हैं। दुर्गेश जी, ये जो तस्वीर है वो बता रही हैं सारे नेता पहुंचे हुए हैं प्रदेश मुख्यालय में। शर्मा जी ने कहा भी कि हालांकि केंद्रीय नेतृत्व संसदीय बोर्ड तय करेगा, विधायक दल भी हालांकि तय करता है कि कौन नेता होगा, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि आप क्या लगता है कि ये जो जीत है उस जीत में बड़ा फैक्टर क्या केंद्रीय नेताओं को जो यहाँ पर उतारा गया अलग अलग जगहों पर, हालांकि उनमें से एक चुनाव हार गए लेकिन बाकी के नेता जो आए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहे, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो लाडली बहना योजना के साथ एक तरफ से चलते रहे, उसको उन्होंने, उस मुद्दे को उन्होंने कहीं छोड़ा नहीं, भले ही उस पूरे कैंपेनिंग में हमने देखा कि शुरुआत में नाम भी नहीं लिया गया, योजना के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आखिरी तक इसको पकड़ के रखा। तो क्या आप इन्हीं में से कोई एक बड़ा चेहरा संभावित बताएंगे? देखिए शरद जी, हम लोग सामूहिकता के साथ चुनाव में थे, और MP के मन में मोदी, मोदी के मन में MP हमारी ताकत थी, हमारी जन कल्याण की योजनाएं ताकत थी, और हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता जिसने परिश्रम की पराकाष्ठा की वो हमारी ताकत थी। रही बात CM फेस को लेकर, तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा कि किसको, किस कार्यकर्ता को क्या जवाबदारी देनी। हमारे यहाँ पे भाजपा में कार्यकर्ता अपनी जवाबदारी तय नहीं करता है। जैसा सरमन जी नगेले वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी इस बात की ओर इंगित किया कि भाजपा में इन सब चीज़ों का कहीं कोई चलन नहीं, कभी कोई कार्यकर्ता अपने दायित्व के लिए बात नहीं करता है। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, और पूरे संगठन ने पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ा। हमारा वोट शेयर जो हमने बढ़ाने की बात की थी 51%, उसको लगभग हम छूते हुए नज़र आ रहे हैं, और हम आगे भी बढ़ रहे हैं। और जनता ने इस मैंडेट को जो दिया है, जनता ने हमारी जो जन कल्याण की योजना है उस पर मोहर लगाने का काम किया है, केंद्र की जन कल्याण की योजनाओं पर मोहर लगाने का काम किया है। साथ ही साथ जनता ने यह भी आशीर्वाद दिया है कि जनता विकास पसंद करती है, जनता वचनों पर प्रवचन बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती है। जनता विकास के मॉडल को लेकर हमारे जो काम थे, चाहे फिर आयुष्मान भारत की बात करें, उज्ज्वला की बात करें, स्वास्थ्य सेवा मिशन के तहत शौचालय निर्माण का काम करें, उज्ज्वला कनेक्शन बात करें, अनेकों किसान सम्मान निधि की बात करें, और प्रदेश की अगर जन कल्याण की नीतियों को अगर हम देखें तो लाडली बहना एक गेम चेंजर के रूप में निश्चित रूप से 1,32,00,000 बहनें, और जो कांटे की टक्कर बार बार कही जा रही थी, निश्चित रूप से उन कांटों को अगर किसी ने निकालने का काम किया तो लाडली बहना ने किया है, कन्यादान योजना ने किया है, मेधावी छात्र योजना ने किया है, तीर्थ दर्शन योजना ने किया, अनेक योजनाएं जो सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण के लिए थी, हमने उनको, जनता ने उसको सराहने का काम किया। इसके विपरीत आप देखेंगे कि 15 महीने के कमलनाथ की सरकार में ये सब जन कल्याण की योजनाएं बंद करने का काम किया था।
और जब आप जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में नहीं आते हो तो जनता उसको अच्छा नहीं मानती। यही कारण है कि आज कांग्रेस की जो ये गति हो रही है वो जनता, सब लोग देख रहे हैं उस चीज़ ठीक को। है शर्मा जी, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूँगा, फिर उसके बाद हम छत्तीसगढ़ चलेंगे। जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं 160 के करीब जो सीटें दिख रही हैं बीजेपी की, तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो अपना टारगेट फिक्स किया था 51% वोट बैंक का, क्या आपको लगता है कि ये क्योंकि इतनी सीटें बढ़ रही हैं और तो वो 50% क्रॉस भी हो सकता है? क्या ऐसी कोई अनुमान आपका है वोट परसेंट को लेकर? देखिए अभी तो काफ़ी सारे राउंड अभी रह गए हैं, लेकिन हाँ ये कि उसके नज़दीक तो पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अब हो सकता है कि जो बाकी राउंड है उस राउंड में यदि कुछ प्रतिशत कम होता है तो फिर वो थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति के साथ में काम किया, उन्होंने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। जैसा कि मैं हर चैनलों पर कहता था, आज पुनः कह रहा हूँ कि माननीय प्रमोद महाजन, माननीय अरुण जेटली जी मध्य प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का ट्रेंड सेट करके गए थे, जिसकी की तस्दीक अभी अमित शाह जी ने जब अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया था 20 साल का, उसमें बिल्कुल स्पष्ट करके गए थे कि विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे और वो चुनाव लड़े भी। डेवलपमेंट एक विषय आपको लगता है कि एक विषय जो है डेवलपमेंट भी रहा, देखना होगा फाइनल रिजल्ट का। हमें थोड़ा सा और अभी इंतजार करना होगा जब पूरी स्थिति साफ होगी। हम छत्तीसगढ़ चलेंगे, अवधेश हमारे साथ मौजूद। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद शुक्रिया शरद जी। छत्तीसगढ़ के हाल बेहद ही बेहाल कांग्रेस की दृष्टि से फिलहाल नजर आ रहा है। बीजेपी उत्साहित है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए, ओम माथुर, नितिन नवीन से लेके मनसुख मंडाविया तक एक ही प्लेन से वो रायपुर पहुंचे हुए हैं। अब दूसरी ओर बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर में भी ढोल नगाड़ों की जो आवाज है वो लगातार गूंज रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ बीजेपी आगे बढ़ी वो भी अपने रणनीति में अवाक रह गई कि 13 से लेकर 53 तक का जो सफर है वो कैसे तय होगा। हालांकि अंतिम परिणाम अभी शेष है, अभी काफी समय लगेगा, 1 से 2 घंटे का वक्त शेष है, लेकिन मौजूदा स्थिति में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जितनी रणनीति बनाई, बीजेपी को भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी रणनीति उतनी कारगर साबित होगी। चौहान जी हमारे साथ बने हुए। चौहान जी जरा जवाब दे दीजिए कि क्या आप लोग को यकीन था कि यहां तक पहुंचेंगे? अति उत्साहित में जवाब मत दीजिएगा, आप एक सुलझे हुए नेता है। अवधेश जी, कोई भी चुनाव जीता जाता है या हारा जाता है तो किन्हीं एक कारणों से नहीं जीता जाता या हारा जाता है, और कोई 1 या 2 महीने की या 3 महीने की जो परिश्रम होता है उसके कारण ये परिणाम नहीं आते हैं। ये निरंतर जो हमारे कार्यकर्ताओं ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो हमारे को मार्गदर्शन दिया, जो ये बोलते थे कि आपका चेहरा नहीं है यहाँ पर, यहाँ के लोग, यहाँ के जो स्थानीय जो नेता है उनको दरकिनारे कर दिया गया है। एक्चुअल में शीर्ष नेतृत्व ने हमारे को मार्गदर्शन दिया था जिसको ये दूसरी ओर लेके जा रहे थे। तो उनके मार्गदर्शन से, उनकी एक्सपीरियंस और यहाँ की एनर्जी ने काम किया। और सबसे पहले फिर मैं एक बार और बोलना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता इतनी ज्यादा समझदार हो गई है और इतनी ज्यादा जनता जागरूक हो गई है, जो कि बहुत ही ज्यादा, ये सबसे ज्यादा खुशी वाली बात है कि जनता की आज जीत हुई है। जनता जो चाहती थी, जनता ये एनालिसिस करती थी कि 15 साल और 5 साल में हमने क्या खोया है और क्या पाया है, वो इस बात को बहुत ज्यादा रियलाइज करती है कि डबल इंजन की अगर सरकार होती है यहाँ पर तो हमारा क्षेत्र का विकास कैसे होगा। वो ये भी सोचती है, वो ये भी समझती है कि जब हमारे 3 राज्यसभा सांसद बाहर भेज दिए जाते हैं, जब छत्तीसगढ़ से ज्यादा एक परिवार को प्यार किया जाता है, जब छत्तीसगढ़ की जनता से ज्यादा एक अपनी कुर्सी को बचाने के लिए काम किया जाता है। मैं लौटूंगा, मैं जवाब ले लेता हूँ। वंदना जी हमारे साथ बनी हुई। वंदना जी, अभी जो वर्तमान अपडेट है कवर्धा से उत्तम चंद्रवंशी हमारे साथी, उन्होंने अपडेट दिया है कि 18,700 वोटों से मोहम्मद अकबर पीछे हैं। मोहम्मद अकबर को कुशल प्रबंधक माना जाता है कांग्रेस में, वो अगर 18,000 वोटों से पीछे हो गए तो बड़ी चूक तो होगी ना। ठीक है, आप भावनात्मक तौर पे कहें कि 2 घंटे का वक्त शेष है, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे, लेकिन आपको भी पता है कि पानी तो काफी सारा जो है बह चुका है। देखिए, ये जनता है और जनता का जो आदेश है, जो भी परिणाम है वो हम सबको मान्य रहेगा। लेकिन आप मानेंगे कि यदि चुप की बात करते हैं, हम ईमानदारी से काम किए हैं और जनता को लगता था कि और कुछ करना चाहिए था। और रही बात 15 साल और 5 साल की कंपेयर करेंगे, प्रदेश मुख्यालय की आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, उन्होंने कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित किया है। ये
सीधी तस्वीरें, जैसा कि हम कुछ देर पहले आप अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचे हुए थे वहां पर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम उन दोनों बड़े नेताओं ने वहां मौजूद जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित किया है। जी अवधेश जी, ओवर टू यू। बिल्कुल बड़ी खबर आ रही है, शरद जी अपने दर्शकों को दे दे। सुमित हमारे जो साथी अंबिकापुर से है वो बड़ी खबर दे रहे हैं कि मंत्री अमरजीत भगत की हार हो गई है। जो राम कुमार टोप्पो पे भाजपा ने दांव खेला था, राम कुमार टोप्पो निर्णायक बढ़त के साथ आगे हो गए हैं। अब जो है वो लौट के पीछे नहीं देखने वाले हैं। मंत्री अमरजीत भगत काउंटिंग सेंटर से निकल चुके हैं। उन्होंने मीडिया में बातचीत करते हुए अपने हार को स्वीकार की है और उन्होंने कहा है कि कहां पे चूक हो गई, इस बात की समीक्षा की जाएगी। तो बड़ी खबर कि छत्तीसगढ़ में पहली जो रिजल्ट आई मंत्रियों को लेके कि मंत्री की पहली हार छत्तीसगढ़ में इस चुनावी समर में, कि अमरजीत भगत जो सीतापुर से विधायक थे, मंत्री थे, कद्दावर नेता थे, 5 बार से लगातार वो विधायक थे, वो उनकी करारी हार एक महज 35 साल का जो एक युवा है वो उन्हें हरा देता है इतने कद्दावर नेता को। तो ये एक बड़ी खबर है। मैं इस पे रिएक्शन जरूर चाहूंगा, वरना जी आपका एक रिएक्ट कर दीजिए इस पे जरा। देखिए, मैं अभी इस चीज को बोली थी अवधेश भाई कि जनता का आदेश है और जनता का जो भी आदेश है वो हम सबको मान्य होगा। क्योंकि अगर अमरजीत भगत जी की बात करते हैं या और मंत्री या विधायक की बात करते हैं तो हमने जो काम किया है, लेकिन जनता के निर्णय के सामने हम सब नतमस्तक होते हैं, ये हम मानते हैं। नहीं वरना जी अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि 16,000 वोटों से अगर वो पीछे हो जाते हैं, वो भी 33 साल के एक युवा राम कुमार टोप्पो जो सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ के आते हैं, भाजपा ज्वाइन करते हैं और उसके बाद 16,000 वोट से चार बार के बड़े विधायक को पटकनी दे देते हैं। चौहान जी इस पे जरा आप 2 लाइन बोल दीजिए। देखिए, यही कमोबेश से सभी सीटों में है और जहां तक कि अमरजीत भगत जी का सवाल है, और इनके एक मंत्री नहीं, सभी मंत्रियों का ये हाल है। इसका मतलब ये है कि आपने जनता को नकारा और जनता ने आपको नकारा, सिरे से नकार दिया, आपको खारिज कर दिया है, आपके पूरे मंत्रियों को खारिज कर दिया, आपके शीर्ष नेतृत्व को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने जनता को जनता नहीं समझा। आपने अपनी विफलताएं, अपनी भ्रष्टाचार और अपने वादा खिलाफी के सामने जनता को कुछ नहीं समझा। आपने वादा किया और चौहान जी आपके जिले से जुड़ी बड़ी खबर है। हमारी सहयोगी अनुभूति ने खबर दी है कि दुर्ग शहर में बीजेपी निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ गई है और वैशाली नगर में रिकेश सेन जो भाजपा के प्रत्याशी है वो भी निर्णायक बढ़त को लेकर आगे हो चुके हैं। मतलब दुर्ग में भी बीजेपी का खाता खुला है। जो पिछले बार बीजेपी विद्यारतन भसीन एक सीट जिनका निधन हो गया, उसके अलावा बीजेपी कहीं पे स्कोर नहीं कर पाई थी। 2 सीटों पे दुर्ग शहर, अरुण वोरा 3 बार के विधायक थे, पार्टी ने फिर से भरोसा जताया था, 3 बार के विधायक थे, वो लगातार चुनाव लगभग हार चुके। गजेंद्र यादव पहली बार बीजेपी ने भरोसा जताया, वो चुनाव जीत गए। रिकेश सेन 45 साल के युवा, महज पार्षद, अपने क्षेत्र के पार्षद से विधायक तक का सफर उन्होंने तय कर दिया। चौहान जी जवाब दे दीजिए, आपके गृह क्षेत्र का मामला। देखिए, ये रिकेश सेन जी जो हैं वो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए थे और भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं बहुत सारे सभी चीजों को देखते हुए और काबिलों को टिकट दी है, करीबियों को नहीं। ये सबसे मेन है। जो टिकट बांटने का भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, पूरी टीम ने जो काम किया है वो बहुत ज्यादा सर्वे से काम किया है और उसी का परिणाम हमारे को दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है अवधेश जी कि काट की हंडी सिर्फ एक बार चढ़ती है। उप मुख्यमंत्री जी खुद बोलते थे कि हमारी जीत में, 2018 की हमारी जीत में सबसे बड़ा अगर कोई हाथ है तो वो हमारे मैनिफेस्टो का है, जिस मैनिफेस्टो को आपने बोला लेकिन पूरा नहीं किया और इसको जनता ने समझ लिया। जवाब ले ले तो वंदना जी जवाब दे दीजिए। दुर्ग मतलब ये मानिए कि दुर्ग संभाग छत्तीसगढ़ शासन में पिछले 5 साल में रीढ़ की हड्डी, 5 मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, वहां पे संसदीय कार्य मंत्री, तमाम बड़े मंत्री दुर्ग संभाग से, और उस संभाग में अगर बीजेपी ने सेंध लगा दी है तो समझ जाइए कि कितनी बड़ी चूक हुई है और आप अब तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वंदना जी देखिए, जब तक रिजल्ट सामने नहीं आता इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम 5 साल में काम किए हैं। जैसे चौहान जी बोल रहे थे कि वादा खिलाफी किए, तो क्या वादा खिलाफी किए भाई? हमने किसानों का ऋण की माफ का वादा किया, हमने किसानों का ऋण माफ किया, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह का कर्जा को माफ किए, बिजली बिल हाफ किए। अभी रिजल्ट आना बाकी है अवधेश भाई, क्योंकि अभी पिक्चर साफ नहीं हुआ है। आप यकीन मानिए, क्योंकि यहाँ पर
जो किसान का बात करें, जवान की बात करें, महिलाओं की बात करें, हमने काम किया है, हमने काम किया। रही बात ये जो परिवर्तन है, वो तो परिवर्तन एक संसार के नियम है, कहीं पर परिवर्तन होगा मतलब ये नहीं कि हम हार रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि शाम तक की जो रिजल्ट आएगा वो कांग्रेस के पक्ष में आएगा। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये आपका विश्वास है, सम्मान करते हैं हम आपके विश्वास का। 5 साल आपने जिस दावे वादों के साथ सरकार चलाई, आपको विश्वास था, लेकिन विश्वास आपको इस टैली पे करना होगा कि 54 सीटों के साथ बीजेपी लीड कर रही है। इस टैली पे भी वंदना जी आपको विश्वास करना होगा। चौहान जी 30 सेकंड में आप जवाब देवे तो फटाक से दे दीजिए। देखिए 2018 से लेकर जो उसके बाद मध्यावधि भी चुनाव हुए हैं, तो उसमें 4% का लगभग भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा था और इनका कम हुआ था, और वही कमोबेश 4.5% आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज अभी के रुझान जितने भी आए हैं उसमें दिखा रहा है, और 4.5% के आसपास कांग्रेस का वोट ऑफ परसेंटेज गिरा है। रही बात अभी बोल रही थी वंदना जी कि हमने पूरे वादा किए हैं, तो क्या जनता ने आप चौहान जी एक और अपडेट दे दूं, पूरे वादे किए हैं? चौहान जी एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं। मुख्यमंत्री 10,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11वें राउंड के बाद पाटन विधानसभा से 10,012 वोटों से लीड कर रहे हैं। चौहान जी कंप्लीट कीजिए। जी, मैं ये बोल रहा था कि जो वादा, अगर आपने वादा खिलाफी नहीं किया रहता, आपको क्या लगता है कि जनता ने आपको इसलिए नकार दिया है कि आपने पूरे वादे किए? क्या जनता ने इसलिए आपको नकार दिया है कि आपने अपराध को एकदम कंट्रोल में रखा? क्या जनता ने इसलिए आपको नकार दिया है कि आप कहीं भी विफल नहीं रहे? क्या जनता ने इसलिए आपको नकार दिया है? अभी नकारा नहीं है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। ये नकारा नहीं तो और क्या है? मत रहिए, अभी रिजल्ट आना बाकी है, नकारा नहीं है। वंदना जी एक बार चौहान जी को कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। पूरा सम्मान है, देखिए जनादेश का सम्मान करना होगा, हम सबको करना होगा। जनता जनार्दन कहा जाता है जनता को, इस लोकतंत्र की परंपरा में। चौहान जी 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, मैं वंदना जी से जवाब। यही खूबसूरती है और सबसे बड़ा कारण है इस जीत का जनता की जागरूकता, जो मोदी के लिए जनता ने दिखाई, और यहां की कांग्रेस पार्टी को, भूपेश बघेल की सरकार को आपने जनता नहीं समझा, उसका जवाब दिया। ये जनता की जागरूकता ही ये निर्णय को ला रही है। ठीक है वंदना जी जवाब दे दीजिए। देखिए आपने अभी अवधेश भाई एक बहुत अच्छा अपडेट दिया कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर इन लोग कितने आरोप लगाए, उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए तरह तरह से यहाँ पे षड्यंत्र रचने का काम किया, और ये जो जनता जनार्दन है वाकई में सब जानते हैं, और 10,000 वोट से अभी आगे चल रहे हैं। आप यकीन मानिए, सिर्फ वही की बात नहीं करूंगी, पूरी छत्तीसगढ़ की बात करूंगी। कुछ समय में ये पिक्चर है जो बदलने वाला है। जो आपको बीजेपी का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कुछ समय में धड़ाम से नीचे गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम 5 साल में काम किया, और 5 साल के काम को जनता ने देखा है, और जनता कांग्रेस पर विश्वास करती है और भरोसे के सरकार पर भरोसा करेगी, और जो जुमलेबाजी के जो सरदार है उसको छत्तीसगढ़ से बाहर करेगी, मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, चलिए एक और अपडेट दे दूं। 18,700 वोटों का अंतर हो गया मोहम्मद अकबर का पिछड़ने का। विजय शर्मा जो लगातार लीड कर रहे हैं 18,700, हालांकि वहां पे 10 राउंड की गिनती हुई, अभी लगभग 12 राउंड की गिनती शेष है, लेकिन 18,700 के लीड लेके मोहम्मद अकबर चल रहे। चौहान जी फट से जवाब दे दीजिए 10 सेकंड में। और वो उसके बाद ये कितनी बड़ी बात है अवधेश जी कि बहुत सारे रोहिंग्या को वहां पर बसाया गया, बहुत सारे फर्जी वोट वहां पर लाए गए, उसके बावजूद ये हाल है। 18,000 वोटों से 18,700 वोटों से पीछे है, तो इसका मतलब आप देख लीजिए कि कितनी रुष्ट थी जनता वहां के लोगों से, वहां के मंत्रियों से और पूरी कांग्रेस सरकार से। ये सिर्फ मोहम्मद अकबर की हार नहीं है, ये पूरे कांग्रेस पार्टी की हार है, ये पूरे भूपेश सरकार की हार है, ये पूरे 5 साल के काम की हार है, ये पूरे भ्रष्टाचार के ऊपर जो जीत है वो उसकी है, और जो वादा खिलाफी की है उसके ऊपर जीत है, और जो विफलताएं आपने की है उसके ऊपर जीत है। जबकि मोहम्मद अकबर को यह बोला जाता है कि वो बहुत ज्यादा चाणक्य हैं, वो बहुत चलिए ठीक है चौहान जी, देखिए एक और परिणाम नहीं मतलब एक और रुझान है, मैं अपडेट कर दूं दर्शकों को। भिलाई नगर में देवेंद्र यादव मौजूदा विधायक, महापौर भी भिलाई के, प्रेम प्रकाश पांडे जैसे बड़े नेता, लेकिन वो 3,034 वोट से पीछे चल रहे। देवेंद्र यादव पे तमाम तरह के शिकंजा कसा गया, ईडी से लेके तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन वो मौजूदा स्थिति में 3,034 वोट से आगे चल रहे। वंदना जी आपके लिए अच्छी खबर।
देखिए, मैं आपको पहले भी बोली हूँ अवधेश भाई कि हमारी उम्मीद है, और उम्मीद इसलिए है क्योंकि हमने काम किया है। और जब वंदना जी आपको रोक देता हूं, थोड़ी सी आपके लिए बुरी खबर है। कोंडा गांव से खबर आई है 18,598 वोट से लता उसेंडी जो है वो जीत की ओर बढ़ गई है। निर्णायक बढ़त के साथ वो आगे बढ़ी है। केवल डाक मत पत्र का गिनती होना शेष है। 18,598 वोट से लता उसेंडी, मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ शासन के कद्दावर मंत्री, 5 सालों तक पीसीसी के अध्यक्ष रहे। आखिरी में सरकार ने उन्हें मंत्री बनाया, दीपक बैज को पीसीसी चीफ बनाया। बड़ा बदलाव कांग्रेस संगठन के भीतर हुआ, पीसीसी चीफ को हटा दिया गया, उन्हें मंत्री बना के मैदान में उतारा गया। लेकिन वो 18,000 वोटों से चुनाव हार चुके हैं लगभग। और निर्णायक बढ़त की ओर लता उसेंडी बढ़ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अब पिछले बार 2018 में करारी हार हुई थी, बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुकी है। ये एक और निर्णय सामने आ चुका है। चौहान जी इस पर जवाब दे दीजिए। लता उसेंडी 18,000 वोटों से जीती। आप खुद देखिए कि लता उसेंडी जी 18,000, और उसके बाद आपने पहले बताया कि मोहम्मद अकबर जी 18,000 के आसपास माइनस में हैं। और आप एक तरफ बताते हैं कि मुख्यमंत्री जो सबसे बड़ा चेहरा है इनके कांग्रेस पार्टी का, वो 10,000 से ही आगे हैं। उसके बाद एक और आपने बताया देवेंद्र यादव जो कि 3,000 महज से आगे। तो आप खुद परसेंटेज, वोट ऑफ परसेंटेज देखिए। और उसके बाद हाँ, ये आखिरी बॉल पे निर्णय हो सकता है जो इतना करीबी। चौहान जी 1 मिनट अपडेट दे दे। एक और अपडेट में दे दो अपने दर्शकों को कि भटगांव, प्रेमनगर, सूरजपुर जिले से एक बड़ी खबर आई है। सूरजपुर जिले से कांग्रेस जो है सफाया हो गया। सूरजपुर जिले के तीनों सीट पे, प्रेमनगर, भटगांव और प्रतापपुर, इन तीनों सीटों पे बीजेपी जो है निर्णायक बढ़त की ओर आगे बढ़ गई है। सूरजपुर जिले से बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया किया है। पिछले चुनाव में ठीक इसके उलट परिणाम था कि कांग्रेस वहां पे बीजेपी को सुपड़ा साफ कर दी थी। इस बार सीधे उलट गया परिणाम, उलट गया। ठीक कह रहे हैं आदेश में आऊंगा आपके पास। यहाँ पे भी कई सारे अपडेट जो है वो आ रहे हैं। जो परिणाम है उनमें से कुछ रुझान है वो बदल भी रहे हैं, क्योंकि ग्वालियर पूर्व की अगर हम बात करें तो वहां पे जो पूर्व मंत्री हैं माया सिंह, वो पहले आगे चल रही थी। लेकिन अब जो अपडेट आया है अभी रिसेंटली, उसमें जो कांग्रेस के सतीश सिकरवार हैं वो 9वें राउंड में आगे हो गए हैं, करीब 6,000 वोटों से आगे हो गए हैं। तो ये जो एक रुझान में बदलाव है वो आया है। और भोपाल में एक सीट पर बीजेपी की लगभग निर्णायक जीत और हो गई है। बैरसिया से जो विधायक हैं मौजूदा वक्त में भी विष्णु खत्री, वो फिर लगभग जीत गए हैं। आधिकारिक घोषणा जो है उनकी जीत की होना बाकी है। प्रीता के पास भी कुछ अपडेट्स है, मैं चाहूंगा प्रीता अपडेट जी। और रीवा से भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मऊगंज विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो प्रदीप पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी सुकेंद्र सिंह बत्रा को 7,467 वोटों से बता दें कि यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की है और यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है। शाजापुर विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी भाजपा जीत के रथ पर सवार हो चुकी है। भाजपा प्रत्याशी अरुण भीमावत जीत चुके हैं। पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा को 7,000 वोटों से हराया गया है। खंडवा विधानसभा की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की जीत हुई है। कंचन मुकेश तन्वे ने कांग्रेस के कुंदन मालवीय को हराया है और जो जीत का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा है। 37,000 से ज्यादा मतों से कंचन ने यहां पर जीत दर्ज की है। ओवर टू यू शरद जी। बिल्कुल, ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बदल रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के लिए एक सुकून वाली बात है, दुर्गेश केसवानी जी यहाँ पर उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो ख़त्म नहीं हो रही है, क्योंकि जो रुझान है वो इतने ज़्यादा हैं सीटों पर कि अगर 2-4 सीटों में कोई समीकरण ऊपर नीचे होता भी है तो फिर उनकी सेहत से मतलब है उनकी पार्टी की जीत जो सुनिश्चित होने जा रही है रुझानों के हिसाब से, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। दुर्गेश जी, बिल्कुल अंतिम समय में हम हैं इस चरण की जो चर्चा है उसको समाप्त करने के लिए क्लोजिंग कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या लगता है कि ये जो फिगर है यही अंतिम जाने वाला है या अभी आप और बढ़ा रहे हैं या थोड़ा घटा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से हम अभी और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब आपको याद होगा शरद जी, जब अमित भाई शाह जी आए थे तो दिवाली का समय था। उन्होंने कहा था इस बार हम 3 दिवाली मनाने जाएंगे। एक बार जो दिवाली है उस दिन मनाएंगे, एक बार जब 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे उस दिन हम दिवाली मनाएंगे, और 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी करेंगे तब मनाएंगे। तो निश्चित रूप से 2 दिवाली मन रही हैं। आज दूसरी दिवाली मनने जा रही है। सभी कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह को मैं प्रणाम करता हूं, और साथ ही साथ
निश्चित रूप से जो जनता ने हम पर जनमत दिया है, जनता ने हम पर जो विश्वास जताया है, हम उस पर खरे उतरने का भी प्रयास करेंगे और अच्छा प्रदेश को और विकसित प्रदेश कैसे किया जाए उसके लिए हम अग्रसर होंगे। शरवण अग्रवाल जी, क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे चाहूँगा दोनों स्टेट के बारे में। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें और छत्तीसगढ़ की भी बात करें, हालांकि एग्जिट पोल कुछ और बता रहे थे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, लेकिन वहाँ पर भी बीजेपी अभी के जो रुझान है उसके हिसाब से तो जीत की ओर अग्रसर है, सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश की स्थिति हम देख ही रहे हैं, तो दोनों स्टेट्स का जो आपका आंकलन है संक्षिप्त में चाहूँगा क्या है? देखिए, दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की रणनीति पूरी तरीके से धराशायी हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हाईकमान है, उनकी रणनीति सफल हुई है। उनके जो वचन पत्र हैं, उनके संकल्प पत्र हैं, वो जनता के बीच में असर किए, उनकी योजनाएं असर की हैं। और उन्होंने जिस तरह से टिकटों का बंटवारा किया है, अपने को उन्होंने टिकट नहीं दिया लेकिन जीतने वाले जिता उम्मीदवार को टिकट दिया, इसके कारण जीत की ओर अग्रसर हैं। और मध्य प्रदेश में जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो सीट्स का जो आंकड़ा अभी जो रुझान आ रहा है, ये इसमें 2-4 सीट्स का कुछ आगे पीछे अंतर हो सकता है। इससे कोई बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं जाएगी और बहुत पीछे भी नहीं आएगी, 2-4 सीट्स का अंतर हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में तो इतना अंतर है, यहाँ भी इतना अंतर है, तो अब तो दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, और जो रिजल्ट्स हैं वो भी आना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। लगातार हम जो टैली है वो आपको दिखा रहे हैं। 9 पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है 9 सीटों पर, और 4 जो सीटें हैं उन पर कांग्रेस की जीत अभी तक हो चुकी है। बाकी के जो रुझान है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 54 और 35 का आंकड़ा बीजेपी कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में है, जबकि मध्य प्रदेश में जैसा हम बता रहे हैं ये परिणाम की जो टैली है वो उस वक्त आप देख रहे हैं 9 और 4 का जो फिगर है वो इस वक्त में चल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी 3 सीटों के जो परिणाम हैं वो आ गए हैं और तीनों ही सीटें पहली जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब लगभग जो स्थिति है दोनों स्टेट्स की साफ होती जा रही है और बीजेपी के लिए दोनों स्टेट्स में जो विन विन सिचुएशन है वो बनी हुई है। तो इस चर्चा में, इस समय में, इस चर्चा में इतना ही, लेकिन BS टीवी पर चुनाव की तमाम जो अपडेट्स हैं वो लगातार जारी हैं। आप बने रहिए BS टीवी के साथ।